तो these are the various characteristics of the company. तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. अगर किसी को कोई भी डाउट है अभी तक जितना हमने पढ़ा है तो प्लीज क्यूए टैब में अपने डाउट्स लिखिए. कुछ बच्चे लिख रहे हैं ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. बेटा आई थिंक आपको कुछ मिला होगा वहां से कि आपको कुछ आईडी वाईडी मिला होगा ना. आपकी पे स्लिप जो आपने फी स्लिप होगी उसके ऊपर आपको कुछ दिए जाती है इंफॉर्मेशन जिसके साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को. तो यू मस्ट चेक दैट ओनली. नहीं तो आप एसओएल की हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए. वहां पर दे विल हेल्प यू आउट कि आप क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. Now we will start the next topic, that is types of companies. There are various types of companies जो हमने ऊपर पढ़ा था. तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं that is private company. तो private company is under section 2 subsection 68. तो private company कौन सी होती है? A private company means a company which has a minimum paid up share capital as may be prescribed. तो पहले क्या था, पहले प्राइवेट कंपनी की जो थी ना पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट होती थी 1 लाख की. बट अब वो जो लिमिट है वो उन्होंने हटा दी है. अब क्या कहा है कि एज में भी प्रेस्क्राइब, जितना भी प्रेस्क्राइब्ड है उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जितना भी उन्होंने बोला हुआ है कि इतने मिनिमम कैपिटल के साथ कंपनी शुरू की जा सकती है. पहले ये अमाउंट 1 लाख था बट अब ये वाला जो लिमिट है ये हटा दी है. तो इट इज एज मे बी प्रेस्क्राइब, ये वेरी करेगा. जितना भी दिया हुआ होगा उतना आप मिनिमम पेड अप कैपिटल के साथ प्राइवेट कंपनी को शुरू कर सकते हैं. एंड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन restricts the right of members to transfer its shares. तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते. देयर आर फ्यू रेस्ट्रिक्शन. तो यहाँ पर यही वाला आपको पॉइंट दिया हुआ है कि ये अकॉर्डिंग टू एओए, कंपनी का जो भी एओए होता है वो वहां पर रेस्ट्रिक्ट करता है मेंबर्स के राइट को कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते. इट लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 excluding members who are or were in the employment of the company. तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो है किसी भी प्राइवेट कंपनी में वो 200 हो सकती है. 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. और इसमें कौन लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं? जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं. अभी हमने ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड ओनरशिप आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी जिनका शेयर होता है. तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि मैक्सिमम जो इनके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं वो 200 लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. जिसके अंदर जो भी मैनेजमेंट पीपल हैं या जो भी उनकी एम्प्लॉयज हैं वो उसमें एक्सक्लूड करते हैं. ठीक है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस 200. 200 बिलोंग्स टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. And it prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. तो थर्ड पॉइंट क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक इनविटेशन को प्रोहिबिट करता है, मना करता है. वो ओपनली पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं कराता है. जैसे आपने देखा आईपीओ आते हैं या कुछ आता है, जो प्राइवेट कंपनी के आईपीओ नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि आईपीओ मतलब ओपन हो गया, नंबर ऑफ पीपल कैन आस्क फॉर दी शेयर्स कि वो वहाँ पर उसका फॉर्म फिल करते हैं और शेयर को डिमांड करते हैं. तो क्योंकि यहाँ पर तो लिमिट हमारी मेंबर्स की मैक्सिमम 200 है, तो वहाँ पर वो वाला जो हमारा पॉइंट है वो फिट नहीं होता कि हम ओपनली सब्सक्रिप्शन इनवाइट करें. ठीक है, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी जो है इट प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू द पब्लिक. द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज 2. तो कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 200 ये लोग मिलके एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं. तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए अगर प्राइवेट कंपनी को शुरू करना है. तो प्राइवेट कंपनी मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट इन इट्स नेम. तो अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो जो भी कंपनी का नाम होगा उसमें प्राइवेट वर्ड जरूर आएगा. जैसे आपने लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, तो जहां पे भी कोई प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने नाम में प्राइवेट वर्ड लगाना उसको कंपल्सरी होता है. It's governed by the law. Private company is allowed to work with at least 2 directors. कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसकी डायरेक्टर्स की लिमिट 2 है कि अगर उसको 2 डायरेक्टर मिल जाते हैं तो उन 2 डायरेक्टर्स के साथ
वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज द प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी बताया कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी हो सकती है अगर वो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ले रही है, और उसके बाद उसमें जो शेयर्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, ओपन पब्लिक सब्सक्रिप्शन वहां पर वो प्रोहिबिट करते हैं, और वहां पर मैक्सिमम लिमिट मेंबर्स की 200 होती है और मिनिमम 2 होती है। तो दीज आर दी फ्यू फीचर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। तो पब्लिक कंपनी क्या है? अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो कोई भी पब्लिक कंपनी जो है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, उसको पब्लिक कंपनी बोला है। इसके अलावा इट्स अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो उस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी बोला जा रहा है अगर वो कंपनी सब्सिडरी है उस कंपनी की जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब जो कोई हमारी, अगर सपोज हमारी कोई पब्लिक कंपनी है, आपने सब्सिडरी कंपनी पढ़ा होगा। सब्सिडरी कंपनी डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। तो पब्लिक कंपनी कौन है? एक तो जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो हमारी पब्लिक कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी नहीं है का मतलब उसके फीचर्स उसके अंदर नहीं है। जो हम अभी ऊपर फीचर्स पढ़ के आ रहे हैं, अगर वो फीचर्स इस कंपनी के अंदर नहीं है तो वो एक पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। दूसरा, अगर ये एक प्राइवेट कंपनी है बट दिस इज सब्सिडरी ऑफ द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, कि अगर एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है वो भले ही प्राइवेट होगी बट उसको पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा क्योंकि वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। A public company must have a minimum of 7 members. तो पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए थे, जो प्राइवेट में आपको मिनिमम 2 दिए गए थे। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। वहां पर मिनिमम मेंबर्स 2 थे, यहाँ पर मिनिमम मेंबर्स 7 है। The shares of public company are freely transferable. पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। कोई भी अपने शेयर एक से दूसरे को बेच सकता है, उसके लिए उसको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं होती है। There is no restriction on the maximum number of members in case of a public company. तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स कितने होने चाहिए मेंबर्स की, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें जितने चाहें उतने मेंबर्स हो सकते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज सुनी होंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, तो दे आर पब्लिक कंपनी, वहां पर वो ओपनली उनसे सब्सक्रिप्शन मंगाते हैं। तो वो जो हमारा थर्ड पॉइंट ऊपर था, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन फ्रॉम द पब्लिक टू सब्सक्राइब, तो यहाँ पर दे कैन इनवाइट सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि वहां पर लिमिट नहीं है। जितने लोग चाहें उतने सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको अलॉटमेंट भी उतना शेयर्स का किया जा सकता है। A public company may invite the public to subscribe for any shares in or debentures of the company. तो ये वही बता रहा है कि they can invite subscription from the public. And the last is public company is allowed to work with at least 3 directors. So public company कब काम शुरू कर सकती है? जब उसके पास कम से कम 3 डायरेक्टर्स हो। ठीक है, तो ये थी हमारी पब्लिक कंपनी। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। तो बहुत इजीली यहाँ पर आप उसको जज कर पा रहे हो कि एक तो मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम मेंबर्स, ये दोनों का अलग है। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स थे, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, बट इसमें कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, बट पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। तो these are the various bases of difference between the private company and the public company. So the question sometimes has come in exam to differentiate between these two. Now the third type of company is the government company under section 2 subsection 45. तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है? इट मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% of the paid up share capital is held by the central government or any state government or governments, or partly by the central government and partly by one or more state governments. तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है? कोई भी कंपनी जिसमें कम से कम 51% जो है पेड अप शेयर कैपिटल वो सरकार के पास होती है। ठीक है, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी
मतलब सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी कब बनेगी? जब उस कंपनी में सरकार का शेयर होगा और मेजॉरिटी शेयर होगा। तो मेजॉरिटी कब आती है? 100% में से 50% से ज्यादा होगा तो 51%। तो अगर किसी कंपनी के कम से कम 51% शेयर सरकार के पास है, कौन सा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है कि उसमें 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या फिर एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि सपोज दिल्ली के पास है या महाराष्ट्र के पास है, या दो सरकार मिलके भी उसके अंदर 51% होल्डिंग ले सकती है, कि दिल्ली और महाराष्ट्र ने मिलकर 51% शेयर लिया, तब भी वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके उसके अंदर शेयर कर सकते हैं। Please, I'm checking few students are waiting, I think, to join the class. Let me see what's the issue. Why people are not able to join? I do not understand actually. मैम ये चलता ही रहेगा, किसी की माइक्रोसॉफ्ट आ गई इस वजह से। Actually, few messages are coming कि the students are not able to join live. मैं उनसे बात कर लूंगी जो क्लासेस करवा रहे हैं, आप क्लास पढ़ाते रहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। A government company may be private company or a public company. तो गवर्नमेंट कंपनी कोई भी हो सकती है, उसमें प्राइवेट कंपनी के भी फीचर्स हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी ही गवर्नमेंट कंपनी होगी, एक प्राइवेट कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके जितने भी शेयर्स हैं उसमें 51% शेयर सरकार के पास होंगे, तो वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। A government company is not an agent of the government as it is a juristic person different from its members. तो जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कोई सरकार की एजेंट नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमारा कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, तो वो प्रिंसिपल हमारा गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर सरकार की उसमें होल्डिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वहां पर कोई भी नुकसान है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, कि हर आदमी सरकार के पास पहुंच जाएगा कि ये तो आपकी कंपनी थी, अब मुझे नुकसान हुआ, अब आप उसकी भरपाई करो। नो, like any other members of the company, the government is also one of the member. So the government will not be liable to pay off any of the debts to other members. सरकार की भी जितना उसका लाइबिलिटी शेयर होगा सरकार भी उतना ही पे करेगी, उससे ज्यादा वो पे नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल सेपरेट लीगल एंटिटी। A subsidiary of a government company shall also be treated as a government company. तो जैसे हमने पब्लिक कंपनी में पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी की कोई भी सब्सिडरी है वो भले प्राइवेट कंपनी है तो वो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। इसी तरह अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी ही होती है। Last point is a government company is prohibited from making political contributions. तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कोई भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। दे आर बीन प्रोहिबिटेड टू मेक एनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। कि सपोज सरकार ने कहीं पैसा लगा दिया, अब सोचे वहां का पैसा मैं अपनी सरकार के लिए यूज करता रहूं या किसी और पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज करता रहूं, तो दे कैन नॉट यूज दैट मनी फॉर दैट पर्पस। So I think government company will be clear to all. Now the next type of company is holding company and subsidiary company. जो हम अभी ऊपर subsidiary बार-बार पढ़ रहे थे, तो holding, सबसे पहले holding company, a company which controls another company is known as holding company. तो जो कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल कर रही है उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। एंड द कंपनी सो कंट्रोल्ड, और जिस कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है वो हमारी सब्सिडरी कंपनी होती है। ठीक है, तो अ कंपनी शेल बी डीम्ड टू कंट्रोल अनदर कंपनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो यहाँ पर जो ऊपर हम कह रहे हैं, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है तो वो होल्डिंग कंपनी है। तो कंट्रोल इन द सेंस किस तरीके से कंट्रोल कर रही है? इफ इट कंट्रोल्स द मेजॉरिटी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। दूसरी कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर उसमें मैक्सिमम डायरेक्टर्स इस वाली कंपनी के होते हैं कि सपोज कंपनी एक्स कंपनी वाई,
तो अगर कंपनी वाई में 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 4 डायरेक्टर अगर कंपनी एक्स के होते हैं, तो इसका मतलब एक्स इज द होल्डिंग कंपनी, क्योंकि 7 में से 4 डायरेक्टर एक्स कंपनी के वहां पर जो है कंट्रोल कर रहे हैं. X will be the holding company and Y will be the subsidiary company. ठीक है, क्योंकि 7 है तो 7 में मेजोरिटी 4 मेंबर्स आते हैं, मेजोरिटी हो जाती है. तो अगर ये 4 मेंबर पहली कंपनी के हो जाएंगे तो उस पहली कंपनी का कंट्रोल दूसरी कंपनी के ऊपर हो जाएगा. तो दिस इज द फर्स्ट वे टू कंट्रोल अनदर कंपनी. सेकेंडली, if it exercises or controls more than 1/2 of the total share capital, either at its own or together with one or more of its subsidiary company. तो अगर किसी कंपनी का, कि सपोज जो हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्स और वाई कंपनी, तो अगर वाई कंपनी के मोर देन हाफ लाइक 51% शेयर्स अगर एक्स कंपनी के पास हैं, शेयर होल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर 51% शेयर होल्डिंग एक्स के पास है तो एक्स विल बी दी होल्डिंग कंपनी एंड वाई विल बी दी सब्सिडरी. ठीक है, ये दूसरा तरीका है. तो पहला क्या था कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी पहली वाली कंपनी की होगी तो वो उसको कंट्रोल करेगी, तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी. दूसरा, अगर इसके पास 51% या उससे ज्यादा अगर शेयर्स हैं कंपनी के, तो जिसके पास 51% शेयर हैं वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और दूसरी वाली हमारी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी. या अगर 51% किसी कंपनी ने अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके उससे उस कंपनी के लिए हुए, तो वो भी होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी. A company shall be deemed to be the holding company of another company if another company is subsidiary of the first mentioned subsidiary company. तो इसका क्या मतलब है, अगर हम शॉर्ट में बात करें कि एक एक्स कंपनी है, एक्स की सब्सिडरी वाई है और वाई की सब्सिडरी जेड है. ठीक है, तो Z जो है वो H की भी X की भी सब्सिडरी मानी जाएगी. 3 कंपनीज मैंने बताई, X, Y, Z. Y इज द सब्सिडरी ऑफ X. Y जो है X की सब्सिडरी है और Z जो है वो Y की सब्सिडरी है. तो इसका मतलब जो Z है वो X की भी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी. X का कंट्रोल Z कंपनी में भी चलेगा. तो दिस इज द सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी. तो उसमें होल्डिंग कंपनी का पूरा कंट्रोल वहां पर रहता है. तो दिस इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42. तो फॉरेन कंपनी एज द नेम सजेस्ट, कोई भी कंपनी इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner. तो फॉरेन कंपनी कौन सी है? कोई भी कंपनी अगर इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, क्योंकि इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है तो वो कंपनीज एक्ट 2013